देखिए, VSEPR थ्योरी क्या है? आपको पता है कि जब दूसरी थ्योरी आती है तो फर्स्ट वाली थ्योरी में कुछ कमियां रह जाती हैं, तभी कोई सेकेंड थ्योरी ओरिजिनेट होती है। तो हमारी जो केमिकल बॉन्ड में फर्स्ट थ्योरी थी, दैट वाज गिवन बाय द कॉस्वेल एंड लुबिस, और उनका जो ऑक्टेट कंसेप्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी। वो कंसेप्ट जो था उसमें कमियां थी। कमियां ये थी कि कुछ का सेंट्रल एटम जो थे उनका एक्सपेंडेशन हो रहा था, ऑक्टेट का ज्यादा नंबर आ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा। कुछ सेंट्रल एटम में क्या था कि ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था, कुछ में ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम हमें पता नहीं चल पा रही थी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हमें पता नहीं चल पा रहा था। तो इसलिए पोवेल और सिजविक ने नई थ्योरी को 1940 में ओरिजिनेट किया, और वो थ्योरी थी आपकी VSEPR थ्योरी, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक्चुअली जो सिजविक और पावेल ने ये थ्योरी ओरिजिनेट की थी, वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए की थी, कि हम मॉलिक्यूल की शेप को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए अपनी थ्योरी से रिलेटिव, और हमें बताया कि आप इन पोस्टुलेट को पढ़ेंगे तो हमारी थ्योरी आपको समझ में आएगी। पोस्टुलेट जो थे इस मेन थ्योरी के वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको वो लर्न करने हैं। पोस्टुलेट क्या कहता है कि किसी भी नंबर वन, पोस्टुलेट नंबर वन क्या है, हम इस थ्योरी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दैट वन हमारा क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप उसमें प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो सबसे फर्स्ट थ्योरी क्या थी? द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड हो। तो सबसे फर्स्ट थ्योरी क्या हुई हमारी? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द number of bonded and non-bonded electron pair, और वो भी आपको बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड किसके देखने हैं? वैलेंस सेल के, यानी कि ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इट इज द पोस्टुलेट नंबर वन। पोस्टुलेट नंबर टू हमारा क्या था? पोस्टुलेट टू जो था वो ये था कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, सेकंड क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। किसमें? जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही वैलेंस सेल में प्रेजेंट हैं, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आने वाले जो नए इलेक्ट्रॉन हैं उनका रिपल्शन करते हैं, उनको दूर भागाते हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड हमारा पोस्टुलेट क्या है? दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस that minimize repulsion and thus maximize the distance between them. थर्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो रिपल्शन कर रहे हैं, तो these इलेक्ट्रॉन पेयर्स tend to occupy मतलब प्रयास करते हैं, tend to occupy maximum distance between them, किसके लिए? बिटवीन them, जिससे कि आपका जो उनके रिपल्शन है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन है वो कम हो सके, बाय विच दे रिड्यूस द रिपल्शन बिटवीन them, ठीक है।
नंबर 4 नंबर हमारा क्या है? द वैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फीयर with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो शेप है वो स्फेरिकल है अकॉर्डिंग टू नील बोर। जैसे कि नील बोर ने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन स्फीयर होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्फीयर है, मतलब एक वो सर्कल की तरह है और इलेक्ट्रॉन उन शेल्स में प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। मीन्स इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चलता रहता है ताकि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करते हुए मिनिमम रिपल्शन को ला सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज if it is a single electron pair and the 2 or 3 electrons pair of multiple bond are treated as a single super pair. यहाँ पर हम मल्टीपल बॉन्ड को तो ट्रीट करते हैं एज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह, और जो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनको ट्रीट करते हैं हम ऐसे जैसे सिंगल सुपर पेयर्स। जो आपको पता चलेगा इस जो ये आपका पोस्टुलेट है ये आपको क्लियर हो जाएगा जब आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो इन सिजवेर और पोवेल ने, और उसके बाद जो था बहुत 1957 में नाइलोम और गिलेस्पी ने भी इसमें कुछ अपना वर्क किया था। तो इन सब ने मिलाकर जो थ्योरी दी थी, वो ज्योमेट्री दी थी मॉलिक्यूल्स की, वो एक टेबल के फॉर्म में है और आपको वो टेबल लर्न करनी पड़ेगी। टेबल में हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि चाहे वो नाइलोम या गिलेस्पी की थ्योरी हो या फिर सिजवेल और पोवेल की थ्योरी हो, इनका कहना ये था कि जो रिपल्शन जो थ्योरी है ये, इसमें मैक्सिमम जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है। ठीक है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होता है। उसके बाद जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का होता है, और जो सबसे कम रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है और सबसे कम जो होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। इस थ्योरी को सिजवेल और पोवेल ने 1940 में दिया था, लेकिन नाइलोम और गिलेस्पी ने 1957 में इसमें कुछ सुधार करे थे, और कुल मिला के जो हमें थ्योरी मिली थी उसके पोस्टुलेट मैंने भी आपको बताए, 4-5 पोस्टुलेट हैं उसके, और इन पोस्टुलेट से जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया वो ये था कि जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है। मीन्स अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर बना रहे हैं और यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, तो इन 2 लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। जरूरी नहीं कि एक एटम इन एक्सेप्ट करे, ये सबसे ज्यादा दूर भागते हैं। और जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, ये वाला लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर से कम होता है और मिड में आता है। लेकिन जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, क्योंकि वो एक दूसरे से बॉन्डेड है अच्छे तरीके से, तो उनका रिपल्शन सबसे कम होता है। ये एज ए रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, और कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको दिया जाता है जहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है, अगर उन एटम की शेप आपको, उन मॉलिक्यूल्स की शेप आपको देखनी है, तो आपको अपनी बुक की टेबल 4.6 करनी होगी जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, जैसे सेंटर हमने ए ले लिया, ये बी से कनेक्टेड है और इधर भी बी से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 2 हैं, ए बी और ए बी दूसरा वाला। तो यहाँ पर जो शेप होगी वो लीनियर होगी और इससे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। इस तरीके से आपको ये लर्न करनी है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, 3 का मतलब क्या है? सेंटर एटम हो गया और उससे 3 हमारे बी एटम जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो आपकी शेप कैसी बन जाएगी? ट्राइगोनल बन जाएगी ये, और इनका जो बॉन्ड पेयर होगा वो 120 डिग्री का होगा।
इस तरीके से आपको याद रखना है, ये जरूर याद रखना है। तो ट्राइगोनल इसकी शेप हो गई, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो गया, और एक एग्जांपल आप जरूर याद रखेंगे इसका। कई बार पूछ लिया जाता है कि BF3 में बताइए कितना बॉन्ड एंगल होगा और उसकी शेप कैसी होगी। तो आपको पता होना चाहिए BF3 का क्या मतलब है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी, A=B हो जाएगा और ये F हो जाएंगे हमारे। तो हम समझ जाएंगे कि BF3 की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर होगी और उसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं तो हम कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी देख लीजिएगा आप। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वैलेंस थ्योरी में जो रिपल्शन थ्योरी है ये उसमें स्ट्रक्चर ही बनाने के लिए आती है, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में हमें बताती हैं कि शेप कैसा हो सकता है मॉलिक्यूल का। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे 4 हैं तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। जैसे उसमें सेंट्रल एटम हम मान लेते हैं A और उसमें 4 हमारे D एटम, बॉन्डेड एटम है हमारे 4। तो इस तरीके से हमारी टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी। देखिएगा ये शेप बन गई है, और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH4, जिसमें सेंट्रल एटम हमारा C हो जाएगा और H हमारे B की जगह आकर जुड़ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, आप बनाना सीख लीजिए मुझसे, ऐसे, और ये कनेक्ट हो जाएंगे। जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस वाली टेबल को, ठीक है। अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं तो हम PCl5 ले सकते हैं। तो हमारी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। अगर नंबर ऑफ 5 हमने कर दिए तो हमारी शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप हो जाएगी। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आप कैसे बनाएंगे, उसमें आप PCl5 का एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं PCl5 का। अब देखिए जो हमारा P है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा बेटा, ऐसे। तो यहाँ पर हमारे Cl होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक्साइल बॉन्ड्स होते हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं जिनका रिपल्शन ज्यादा होता है। इन वाले Cl में रिपल्शन ज्यादा है और ये वाले जो एक्साइल बॉन्ड्स हैं इनमें रिपल्शन थोड़ा कम है। तो ऐसे हमारी शेप बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो हमारी शेप ऑक्टाहेड्रल बनेगी, जैसे हम SF6 ले सकते हैं। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने लेके चल रहे हैं, 6। शेप हमारी कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगी, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं SF6 का। तो बेटा आप कैसे बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल शेप को, जो आपको समझ में आ जाए। तो इसमें हम बनाएंगे इस तरीके से, S लेंगे 1 2 3 4 5 6। बेटा ये हमारी जो शेप होती है वो हमारी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपनी शेप ध्यान से जरूर सीख लें। जो टेबल 4.6 है उसमें इतने ही पॉइंट हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो शेप होगी लीनियर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो शेप होगी ट्राइगोनल प्लानर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो शेप होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी करनी है। अब हम क्या करते हैं, ये टेबल हमने तब बनाई जब हमारे पास एक भी सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर लोन पेयर हो किसी सेंट्रल एटम के पास तो उसकी शेप कैसी बनेगी। तो उसकी टेबल भी उन्होंने दी थी साइंटिस्ट ने। उन्होंने कहा
कि यदि आपके पास कोई मॉलिक्यूल AB2E टाइप का है, AB2E, कल आप समझ रहे हैं, AB2E, यानी कि E मतलब लोन पेयर, उसके पास 2 तो बॉन्ड पेयर है सेंटर एटम के पास, और एक जो है वो लोन पेयर है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग पेयर्स है, और एक लोन पेयर है। तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। कैसे समझिएगा, सेंटर एटम हो गया O विच हैविंग 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, तो H2O हम बना सकते हैं, या हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे H2O ना बना के हम O3 बना ले, या SO2 बना ले, S बना दीजिए, यहाँ पर O2 बना दीजिए, SO2, तो यहाँ पर S, यहाँ पे O, यहाँ पर O, या H2O बना दीजिए। तो जहाँ पर एक लोन एटलीस्ट प्रेजेंट है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर होगा, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ी सी झुक जाएगी। अगर 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, तो स्ट्रक्चर हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे मैंने NH3 की बताई थी। NH3 में एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 2 हैं और लोन पेयर भी 2 हैं, जैसे हमने वाटर ले लिया, तो वाटर क्या हमारा क्या हो जाएगा, और बेंट हो जाएगी। SO2 अगर लोन पेयर 1 है तब भी बेंट होगी, जैसे SO2। अगर लोन पेयर 2 है तब भी और बेंट है, लेकिन थोड़ी और बेंट हो जाएगी, बस इतना फर्क होगा। अगर लोन पेयर हमारे 1 है और बॉन्ड पेयर हमारे 4 है, तो हमारी स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगी, सीसॉ वाली स्ट्रक्चर। ये जरूर आपको याद रखना है। सीसॉ वाली स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, बॉन्ड पेयर हमारे 4 हैं, 1 2 3 4, एक लोन पेयर है, इसको कहते हैं सीसॉ। इस तरीके से आपको, क्योंकि ये उन्होंने नाम दिए थे साइंटिस्ट ने, इसलिए आपको उन नाम को याद करना पड़ेगा। हमने बेंट भी तो याद किया, बेंट भी तो हमें पता चला कि बेंट स्ट्रक्चर्स क्या होती है, वो याद करने पर ही तो पता चला। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है और नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 है, तो टी शेप बन जाती है बेटा। ऐसे ही यदि बॉन्ड पेयर आपके 5 हैं, लोन पेयर आपका 1 है, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है। इसका मतलब जो भी टेबल गिवन होती है बुक में, वो आपको याद करनी पड़ती है। तो BSc थ्योरी में आपको ये वाली कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी कि अगर इतने बॉन्ड पेयर हैं, इतने लोन पेयर हैं, तो कैसी स्ट्रक्चर होगी। इसमें आपको याद करने से ही थोड़ा सा याद रहेगा। और आप ये देखिए कि अपर लेवल तक इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसे आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे ClF3 है, बताइए स्ट्रक्चर कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे उसमें टी शेप वाली स्ट्रक्चर होगी। उसमें आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि उसमें 3 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, इसलिए टी शेप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपके हों, तो और भी स्ट्रक्चर्स आपके हैं खुल के। तो ये आपको जो टेबल जरूर याद करनी है थ्योरी में। अगर आप टेबल नहीं याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी। आप कोई भी एग्जाम्पल को इजीली क्लियर कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन उसका दे सकते हैं। तो आप इसको पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मैं कर लूंगी, और नेक्स्ट आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे, जो आपको कल बताई जाएगी, ठीक है।